चुनाव जीतने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? क्या सिर्फ जोरदार नारे काफी हैं या फिर जमीन की गहरी समझ जरूरी है? आज हम डेटा की नजर से थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के अंदर झांकेंगे और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ जीत का कोई फॉर्मूला खोजना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक बेहतर शासन का रास्ता कैसे बनता है। तो ये है थाना भवन, उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक अहम हिस्सा। देखिए, अगर भारत की बड़ी राजनीतिक तस्वीर को समझना है ना, तो हमें ऐसी ही जगहों के आंकड़ों और उनकी कहानियों में उतरना ही पड़ता है, क्योंकि असली राजनीति तो यहीं की जमीन से, यहीं के लोगों की जिंदगी से शुरू होती है। अच्छा, तो हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम वहाँ की मिट्टी और लोगों को समझेंगे, फिर चुनावी समीकरण पर नजर डालेंगे, उसके बाद 30 साल के इतिहास की गूंज सुनेंगे, एक जीतने की रणनीति को परखेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक चुनावी अभियान शासन तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से उसे करनी चाहिए, थाना भवन की जमीन और वहां के लोगों से। क्योंकि राजनीति का असली मतलब, सच पूछिए तो, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी में ही तो छिपा होता है। थाना भवन की जो आर्थिक और सामाजिक धुरी है ना, वो गन्ने की फसल है। यहाँ जिंदगी की लय, लोगों की खुशहाली, उनकी परेशानियां, सब कुछ गन्ने की खेती और उसके मिलने वाले दाम पर ही टिका है। किसान का खेत सिर्फ उसकी कमाई का जरिया नहीं है, वो उसकी पहचान है, उसका सम्मान है। और यहीं से लोगों की असली शिकायतें भी शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी और सबसे चुभने वाली समस्या है गन्ने का बकाया भुगतान। सोचिए, जब किसान को उसकी मेहनत का पैसा ही वक्त पर ना मिले तो उसका असर तो पूरे परिवार पर पड़ेगा ही। फिर इसके साथ जुड़ जाती हैं दूसरी मुश्किलें, जैसे बार बार बिजली का जाना, नौजवानों के लिए स्थानीय नौकरियों की भारी कमी और अच्छे स्कूल और अस्पतालों का ना होना। और हाँ, इन सब के ऊपर कभी कभी सांप्रदायिक तनाव की एक हल्की सी परत भी चढ़ जाती है। तो हमने जमीनी हकीकत और लोगों की भावनाओं को तो समझ लिया। अब बात करते हैं बिल्कुल ठंडे, सख्त आंकड़ों की, क्योंकि कोई भी चुनावी रणनीति इन्हीं नंबरों की बुनियाद पर खड़ी होती है। तो सवाल ये है कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं? देखिए, थाना भवन की पूरी लड़ाई असल में सिमटकर बस 10% वोटों पर आ जाती है। ये वो वोट हैं जो किसी एक तरफ बंधे नहीं हैं। ये उन वोटरों के हैं जो अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों का ठोस समाधान चाहते हैं। सीधी सी बात है, जीत और हार का फैसला यही 25 से 30 हजार वोट करते हैं। अब जरा 2022 के नतीजों को देखिए। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। समाजवादी पार्टी, जो कभी यहाँ एक बड़ी ताकत हुआ करती थी, वो तो मैदान में थी ही नहीं। 0% वोट शेयर। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया और इसका सीधा फायदा मिला आरएलडी को, जिसने 10,806 वोटों से ये सीट जीत ली। तो खेल का मैदान अब इसी 10,806 वोटों के फासले के इर्द गिर्द है। अब देखते हैं इस इलाके के सामाजिक ताने बाने को। लगभग 40% मुस्लिम आबादी, करीब 14% जाट और गुर्जर और बाकी 46% में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे सभी समुदाय आते हैं। चुनावी राजनीति की जो बिसात है ना, वो इसी सामाजिक ताने बाने पर बिछाई जाती है। और जाहिर है, हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं हैं। और जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारा राजनीतिक संवाद, हमारी बातचीत हमेशा जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार हो। इस बहुत ही जटिल सामाजिक ताने बाने के भीतर हर एक वोटर के सम्मान को बनाए रखना सबसे जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। किसी भी जगह के आज और आने वाले कल को समझने के लिए उसके गुजरे हुए कल की राजनीतिक धाराओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता तो नहीं, पर उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। तो ये है थाना भवन के पिछले 30 सालों का चुनावी सफर। देखिए, 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी यहाँ एक बहुत मजबूत ताकत थी, लेकिन 2007 में क्या हुआ? उनका वोट शेयर बुरी तरह से गिर गया। फिर आया 2012, जब बीजेपी ने सिर्फ 265 वोटों से एक जबरदस्त जीत हासिल की। 2017 में उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और 2022 में, जैसा हमने देखा, एसपी मैदान में नहीं थी और आरएलडी जीत गई। ये पूरा सफर दिखाता है कि यहाँ की राजनीति कितनी बदलती रही है, कितनी अस्थिर रही है।
इस पूरे बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक वजह थी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और उसके बाद कैराना पलायन का जो नैरेटिव बना, उसने जाट और मुस्लिम समुदायों के बीच के रिश्तों को बहुत बुरी तरह से ध्रुवीकृत कर दिया। इससे हुआ ये कि पुराने राजनीतिक समीकरण और गठबंधन सब बिखर गए और उसका असर आज भी महसूस किया जाता है। देखिए, इतिहास के ये जो सबक हैं, ये सिर्फ गुजरे वक्त की कहानियां नहीं है। नहीं, ये आने वाले कल की रणनीति की नींव है। तो सवाल उठता है कि इन सबकों से आज के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है। आइए एक व्यापक 4 मोर्चों वाली रणनीतिक रूपरेखा पर बात करते हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी मोर्चा। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा। तीसरा, नैरेटिव, यानी आप अपनी कहानी कैसे कहते हैं। और चौथा, संसाधन का मोर्चा। और सुनिए, जीत के लिए इन चारों ही मोर्चों पर एक साथ, एक ही समय पर महारत हासिल करना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो हर मोर्चे पर करना क्या होगा? चुनावी मोर्चे पर मुस्लिम मोहल्लों और जाट गांवों को किसानों के बकाया जैसे साझा मुद्दों पर एक साथ लाना होगा। संगठन के स्तर पर बूथ कमेटियों में नई जान फूंकनी होगी और एक कास्ट ब्रिज उम्मीदवार, मतलब एक ऐसा चेहरा खोजना होगा जो जाट, गुर्जर और बाकी पिछड़े समुदायों के बीच एक भरोसे का पुल बन सके। नैरेटिव की बात करें तो राष्ट्रीय बहसों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय तकलीफों पर ध्यान देना होगा। बकाया बिल, बिजली कटौती, बेरोजगारी और आखिर में संसाधनों के मोर्चे पर GIS डेटा का इस्तेमाल करके अपनी सारी ताकत उन खास स्विंग बूथों पर लगानी होगी जहां से हार जीत तय होती है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। देखिए, एक अच्छी रणनीति कागज पर बना लेना ही सब कुछ नहीं होता। उसे जमीन पर उतारने का प्लान और उस प्लान को लागू करने वाले नेतृत्व का खाका, ये दोनों ही उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। तो फिर एक आदर्श उम्मीदवार में क्या खूबियां होनी चाहिए? जरा सोचिए, एक ऐसा चैलेंजर जो जातियों के बंधन को तोड़कर सबको साथ ला सके। एक ऐसा नेता जिसकी अपील सिर्फ किसी एक समुदाय तक ही न सिमट जाए, बल्कि जो हर किसी के बीच अपनी जगह बना पाए, जिसे मुद्दों की गहरी समझ हो और जो जमीन पर संगठन को चलाने का दम भी रखता हो। और जीत की ये पूरी योजना एक 90 दिन की सीढ़ी की तरह है। पहले 30 दिन जमीनी टीम को एक्टिवेट करना और डेटा जुटाना। अगले 30 दिन अपने संदेश को हर घर तक पहुंचाना और लोगों को लामबंद करना। फिर उसके बाद के दिनों में लगातार बिना रुके लोगों से संपर्क बनाए रखना। और आखिरी हफ्ते में अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक काम पर झोंक देना, वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक बहुत ही अनुशासित और सधा हुआ तरीका है। देखिए, आज का जमाना डिजिटल है और प्रचार के तरीके भी बहुत बदल गए हैं, लेकिन इन नए तरीकों के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। DPDP एक्ट जैसे जो कानून हैं, उनके तहत वोटर की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना, ये सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, ये असल में जनता के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाने की सबसे पहली और बुनियादी शर्त है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, चुनावी जीत, हाँ, वो एक नंबर है, पर क्या जनादेश सिर्फ कुछ वोटों का जोड़ होता है, या फिर ये एक ऐसा विश्वास है जिसे सरकार में आने के बाद हर एक दिन अपने काम से कमाना पड़ता है? जीत एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।